प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आज का अध्याय पढ़ने के लिए उत्साहित होंगे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 विज्ञान का 12वां अध्याय पादप में जनन। सबसे पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ। आइए इन प्रश्नों पर विचार करें। सबसे पहला प्रश्न, आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि जनन किसे कहते हैं, तो आप मुझे बताइए कि जनन है क्या। सही जवाब, सभी जीव अपने जैसे समान जीवों को उत्पन्न करते हैं और माता पिता से संतति का जन्म जनन कहलाता है। बच्चों, आप पौधों के बारे में जानते हैं, हम अपने आसपास पौधों को देखते हैं। और क्या आप मुझे बता सकते हैं कि पादपों में जनन की विधियां कौन सी हैं? तो बच्चों, आज के अध्याय में हम पादपों में जनन किस प्रकार होता है इसके बारे में सीखेंगे। आज हम पढ़ेंगे जनन की विधियां, अलैंगिक जनन की विधियां, लैंगिक जनन, बीज प्रकीर्णन। सबसे पहले आइए जानकारी लेते हैं कि पादपों में जनन किस प्रकार होता है। बच्चों, आप पुष्पीय पादप के बारे में तो जानते ही हैं और आप इनके विभिन्न भागों के बारे में भी जानते हैं। जड़, तना, पत्तियां कायिक अंग कहलाते हैं और आप यह भी जानते हैं कि अधिकांश पादपों में पुष्प निकलते हैं। आप सभी ने आम के वृक्षों को पुष्पित होते हुए देखा होगा। बाद में ये पुष्प रसीले आमों में बदल जाते हैं और आप गर्मियों के मौसम में इन स्वादिष्ट आमों का आनंद लेते हैं। अक्सर हम फलों को खाकर उनके बीजों को फेंक देते हैं और ये बीज अंकुरित होकर नए पादप बनते हैं। पर क्या सभी पादप बीजों के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं? तो बच्चों, पादप अनेक विधियों द्वारा अपनी संतति उत्पन्न करते हैं। इनमें जनन दो प्रकार से होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में पादप बिना बीजों के ही नए पादप को उत्पन्न कर सकते हैं, जबकि लैंगिक जनन में नए पादप बीजों से प्राप्त होते हैं। आइए सबसे पहले हम अलैंगिक जनन के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि हमने बताया, अलैंगिक जनन में पादप बिना बीजों के द्वारा ही पादप उत्पन्न कर सकते हैं। पादपों में अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियां इस प्रकार हैं: कायिक प्रवर्धन, मुकुलन, खंडन और बीजाणु निर्माण। आइए एक एक करके इनके बारे में जानकारी प्राप्त करें। आपने क्या कभी गन्ने, आलू, गुलाब के बीज देखे हैं? तो आप कहेंगे नहीं, हमने इनके बीज तो नहीं देखे। तो फिर ये किस प्रकार से नए पादपों का जनन करते हैं या नए पादप उत्पन्न करते हैं? तो अलैंगिक जनन में अनेक प्रकार की विधियां हैं, जिनमें से एक विधि है कायिक प्रवर्धन। यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें पादप के मूल, तने, पत्ती या कली, जिसे मुकुल भी कह सकते हैं, जैसे किसी कायिक अंग द्वारा नए पादप प्राप्त किए जाते हैं। चूंकि जनन पादप के कायिक भागों से होता है, अतः इसे कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। उदाहरण के लिए, आलू के कलिकाएं वाले भाग को काटकर दोबारा उगाने से आलू का नया पादप उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार मनी प्लांट, गुलाब और गन्ने के नए पादप भी प्राप्त किए जाते हैं। कायिक प्रवर्धन का एक और उदाहरण है, जिसे कि ब्रायोफिल्म भी कहा जाता है। पत्थर चट्टे की पत्ती के किनारे पर गर्त में कलिकाएं होती हैं। यदि इस पादप की पत्ती आर्द्र मृदा पर गिर जाए तो प्रत्येक कलिका नए पादप को जन्म दे सकती है। कुछ पादपों की जड़ें भी नए पादपों को जन्म दे सकती हैं। उदाहरण के लिए शक्करकंद और डालिया। कैक्टस जैसे पादप के वे भाग जो मुख्य पादप से अलग हो जाते हैं, नए पादप को जन्म देते हैं। कायिक प्रवर्धन द्वारा पादप कम समय में उगाए जा सकते हैं और बीजों से उगाए जाने वाले पादप की अपेक्षा कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पादपों में पुष्प और फल कम अवधि में आ जाते हैं। इस प्रकार कायिक प्रवर्धन एक प्रकार से लाभदायक भी है। नए पादप जनक पादप की यथार्थ प्रतिलिपि भी होते हैं, क्योंकि वे एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होते हैं। आइए हम अब अगली विधि मुकुलन के बारे में पढ़ें। आप पहले ही यीस्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। यीस्ट एक एकल कोशिकीय जीव है। आइए हम देखते हैं ये जनन कैसे करते हैं। इसके लिए हम एक क्रियाकलाप देखेंगे। इस प्रक्रम के लिए हमें चाहिए यीस्ट पाउडर,
चीनी और जल, जो कि आपको किसी बेकरी या केमिस्ट की दुकान से मिल जाएगा। चुटकी भर यीस्ट लेकर इसे किसी ऐसे पात्र में रखें जिसमें कुछ जल हो। इसमें 1 चम्मच चीनी को घोल दें और अब उस पात्र को एक कमरे के गर्म भाग में 1 घंटे के लिए रख दें। 1 घंटे के पश्चात इस द्रव की एक बूंद कांच की स्लाइड पर रखकर सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखें। आपको क्या दिखाई दे रहा है? आप नई यीस्ट कोशिकाओं को देख सकते हैं। यीस्ट कोशिका के बाहर निकलने वाले छोटे बल्ब जैसे प्रवर्ध मुकुल या कली कहलाते हैं। मुकुल क्रमशः वृद्धि करता है और जनक कोशिका से अलग होकर नई यीस्ट कोशिका बनाता है। नई यीस्ट कोशिका विकसित होकर परिपक्व हो जाती है और फिर नई यीस्ट कोशिकाएं बनाती है। कभी कभी नवीन मुकुल से नए मुकुल विकसित हो जाते हैं, जिससे एक मुकुल श्रृंखला बनती है। यदि यह प्रक्रम चलता रहे तो कुछ ही समय बाद बहुत अधिक संख्या में यीस्ट कोशिकाएं बन जाती हैं। आइए अगली विधि खंडन के बारे में भी ज्ञान प्राप्त कर लें। तालाबों या ठहरे हुए पानी में हरे रंग के तैरते हुए अपपंखी गुच्छे शैवाल होते हैं। जब जल में पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल वृद्धि करते हैं और तेजी से खंडन द्वारा गुणन करते हैं। आइए इसे देखते हैं। हम पहले पढ़ चुके हैं कि डबल रोटी में वायु में उपस्थित बीजाणुओं के कारण कवक उग जाते हैं। तो हमारी अगली विधि है बीजाणु निर्माण। कुछ पादपों में बीजाणु बनाने वाले कुछ खास अंग होते हैं जिन्हें बीजाणुधारी पुंज कहा जाता है। आपने डबल रोटी पर रुई के जाल को देखा है। डबल रोटी पर रुई के जाल में बीजाणुओं को देखा जा सकता है। जब ये बीजाणु निर्मुक्त होते हैं तो हल्के होने के कारण हवा में तैरकर दूर तक पहुंच जाते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों को झेलने के लिए ये एक कठोर आवरण से ढके रहते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित हो जाने पर ये बीजाणु नए जीव विकसित कर सकते हैं। मॉस और फर्न भी बीजाणुओं द्वारा ही जनन कर सकते हैं। आप एक फर्न के पौधे में बीजाणुधारी पुंजों को देख पा रहे हैं, जिनमें से कि बीजाणु उत्पन्न होते हैं। अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे पादपों में लैंगिक जनन किस प्रकार होता है, इसके बारे में। पुष्प की संरचना के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। पुंकेसर नर जनन अंग और स्त्री केसर मादा जनन अंग होता है। कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिनमें या तो केवल पुंकेसर या केवल स्त्री केसर उपस्थित होते हैं। इन्हें एक लिंगी पुष्प कहा जाता है। जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों ही होते हैं वे द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। मक्का, पपीता और ककड़ी के पौधे में एक लिंगी पुष्प होते हैं, जबकि सरसों, गुलाब और पिटूनिया के पौधे में द्विलिंगी पुष्प होते हैं। पुंकेसर के 2 भाग होते हैं, पुतंतु एवं परागकोश। स्त्री केसर में 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अंडाशय में बीजांड होते हैं और परागकोश में परागकण। पुष्प के पूरी तरह विकसित होने के बाद परागण होता है, जिसमें पुष्प के परागकणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण होता है। परागकणों का यह स्थानांतरण एक पुष्प में या 2 भिन्न पुष्पों में कुछ वाहकों द्वारा हो सकता है। जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो यह स्वपरागण कहलाता है। लेकिन जब एक पुष्प के परागकण वायु या किसी और वाहक की सहायता से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं या स्थानांतरित होते हैं तो इसे परपरागण कहा जाता है। परपरागण में कई प्रकार के कीट जैसे मधुमक्खियाँ, तितलियाँ और अन्य कीट महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और परागकणों के स्थानांतरण में सहायता करते हैं। परागकणों के वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद निषेचन की प्रक्रिया का आरंभ होता है। इस प्रक्रिया में वर्तिकाग्र ऊपर पड़े परागकण अंकुरित होता है। इस प्रक्रिया में वर्तिकाग्र के ऊपर पड़े परागकण अंकुरित होते हैं और परागनली विकसित होने लगती है। इसी परागनली द्वारा परागकण अंडाशय में पहुंच जाते हैं। अंडाशय में परागकण और बीजांड का संयोजन होता है और परिणाम स्वरूप युग्मनज बन जाता है और युग्मनज भ्रूण में विकसित होता है। निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में विकसित हो जाता है, जबकि पुष्प के अन्य भाग मुरझाकर गिर जाते हैं। परिपक्व हो जाने पर
अंडाशय फल के रूप में विकसित हो जाता है। बीजांड से बीज विकसित होते हैं। बीज में एक भ्रूण होता है जो सुरक्षात्मक बीजावरण के अंदर रहता है। कुछ फल गूदेदार और रसीले होते हैं जैसे आम, सेब और संतरा। कुछ फल कठोर होते हैं जैसे बादाम और अखरोट आदि। आइए अब जानकारी ले लें बीज प्रकीर्णन के बारे में। प्रकृति में एक ही प्रकार के पादप विभिन्न स्थानों पर उगे हुए पाए जाते हैं। ऐसा बीजों के विभिन्न स्थानों पर पहुंचने या प्रकीर्णन के कारण होता है। सोचिए कि क्या होगा यदि किसी पादप के सभी बीज एक ही स्थान पर गिरकर वहीं उग जाएं। पादप के नए उगे पौधे यानी कि नवोद्भिदों के बीच धूप, जल और खनिजों के लिए गंभीर स्पर्धा होगी। संभवतः उनमें से कोई भी स्वस्थ पादप के रूप में विकसित नहीं हो पाएगा। पादपों के बीजों के प्रकीर्णन का यह लाभ है कि इससे एक ही प्रकार के पादप के नवोद्भिदों में सूर्य के प्रकाश, जल और खनिजों के लिए परस्पर स्पर्धा की संभावना कम हो जाती है। प्रकीर्णन द्वारा पादप के बीज विभिन्न स्थानों पर दूर दूर पहुंच जाते हैं और नए आवासों में पहुंच जाते हैं। प्रकृति में पादप के फलों और बीजों के प्रकीर्णन पवन, जल और जंतुओं द्वारा होता है। सेहिजन यानी कि ड्रमस्टिक तथा द्विफल यानी कि मेपल जैसे पादप के पंखयुक्त बीज, घासों के हल्के बीज अथवा आख यानी कि मदार के रोमयुक्त बीज और सूरजमुखी के रोमयुक्त फल पवन के साथ उड़कर सुदूर स्थानों तक पहुंच जाते हैं। कुछ बीज जल द्वारा प्रकीर्णित होते हैं। ऐसे बीजों अथवा फल के आवरण स्पंजी या तंतुमय होते हैं ताकि वे जल के साथ तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाएं। उदाहरण के लिए नारियल का बीज। कुछ बीज जंतुओं द्वारा प्रकीर्णित किए जाते हैं, विशेष रूप से कंटकी यानी कि कांटेदार बीज जिनमें हुक जैसी संरचनाएं होती हैं, जिससे बीज जंतुओं के शरीर से चिपक जाते हैं और दूरस्थ स्थानों तक पहुंच जाते हैं। आप भी कई बार किसी ऐसे क्षेत्र में जाएं जहां पर की झाड़ियां मौजूद हों तो आपने भी अपने साथ कंटकी बीज लगे हुए देखे होंगे। आपके कपड़ों पर भी कंटकी बीज लग जाते हैं। इनके उदाहरण है यूरेना एवं जेंथियम। कुछ पौधों के फल झटके के साथ फट जाते हैं जिससे उनके अंदर स्थित बीज प्रकीर्णित हो जाते हैं। बीज जनक पादप से दूर जाकर गिरते हैं। एरंड और बॉल्सम के पादप में ऐसा ही होता है। आइए अब तक जो हम पढ़ चुके हैं उसकी दोहराई कर लेते हैं। पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। पादप में जनन दो प्रकार से होता है, अलैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक जनन की कुछ विधियां खंडन, मुकुलन, बीजाणु निर्माण और कायिक प्रवर्धन है। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों का युग्मन होता है। कायिक प्रवर्धन में पत्तियां, तना और मूल जैसे कायिक भागों से नए पादप उगाए जाते हैं। परागण के दो प्रकार हैं, स्वपरागण और परपरागण। बीज प्रकीर्णन वायु, जल तथा जंतुओं द्वारा होता है। इसके पश्चात मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा। आशा करता हूं कि आप उन प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। सबसे पहले कुछ रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेते हैं। सबसे पहला, ऐसे पुष्पों को जिनमें केवल नर अथवा मादा जनन अंग होते हैं क्या पुष्प कहलाते हैं? तो रिक्त स्थान भरिए। सही जवाब, इन्हें एक लिंगी पुष्प कहा जाता है। पराग कणों का उसी अथवा उसी प्रकार के अन्य पुष्प के परागकोश से वर्तिकाग्र में स्थानांतरण का प्रक्रम क्या कहलाता है? तो सही जवाब है परागण। अगला रिक्त स्थान, नर और मादा युग्मकों के युग्मन को क्या कहते हैं? सही उत्तर है निषेचन। बीज प्रकीर्णन इन तीनों के द्वारा हो सकता है। तो रिक्त स्थान भरते हैं। बीज प्रकीर्णन पवन, जल और जंतुओं के द्वारा होता है। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, आप उनके उत्तर दीजिए। एक ऐसे बीज का नाम बताइए जो तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है। तो सही जवाब है नारियल। अगला प्रश्न, बीज प्रकीर्णन का क्या लाभ है?
तो इसका सही उत्तर है बीज प्रकीर्णन एक ही स्थान पर पादप की अधिक संख्या की वृद्धि को रोकने, सूर्य के प्रकाश, जल और खनिजों के लिए स्पर्धा को कम करने और नए आवासों के अधिग्रहण में सहायक होता है। अब आपके पास बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। आप सही विकल्प को चुनिए। सबसे पहला, पादप का जनन भाग होता है उसका। पहला विकल्प है पत्ती, दूसरा तना, तीसरा मूल और चौथा पुष्प। तो पादप का जनन भाग होता है पुष्प। अगला बहुविकल्पीय प्रश्न, नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम कहलाता है। पहला विकल्प है निषेचन, दूसरा विकल्प परागण, तीसरा जनन और चौथा बीज निर्माण। तो सही उत्तर है निषेचन। परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित होता है। पहला विकल्प है बीज में, दूसरा पुंकेसर में, तीसरा स्त्री केसर में, चौथा फल में। तो इसका सही उत्तर है फल में। इसके पश्चात अब हम एक प्रश्न करेंगे जिसमें आप मिलान करेंगे। यहाँ पर आपको दो कॉलम दिए गए हैं, कॉलम ए और कॉलम बी। कॉलम ए में विकल्प जो दिए गए हैं वे हैं कली, आँख, खंडन, पंख और बीजाणु। कॉलम बी में दिए गए हैं मेपिल, स्पाइरोगायरा, यीस्ट, डबल रोटी की फफूंद और आलू। आइए इन्हें मिलान करते हैं। यहाँ पर हम मिलान करेंगे सबसे पहले कली और मुकुल का। तो कली या मुकुल किस में होते हैं आप पढ़ चुके हैं, यीस्ट में। इसके बाद आँख, किसकी आँख द्वारा हम पादप को उगा सकते हैं, आलू की आँख। इसके बाद आता है खंडन, किस जीव में, किस पादप में खंडन होता है, सही उत्तर है स्पाइरोगैरा। और यहाँ पंख किसके साथ आएगा, मैपिल के साथ। इसके बाद रह गया बीजाणु, ये किसके साथ आएगा, डबल रोटी की फफूंद। इसी के साथ हमारा अध्याय यहाँ समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपने अध्याय को भली भांति समझ लिया होगा। अब आप अपनी पाठ्य पुस्तक में से भी एक बार इस अध्याय को पढ़िए। बच्चों, तंदुरुस्त रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।